हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी चैनल। और हम लोग अब लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के लेक्चर्स देख रहे थे दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में कैसे हमारे अलग अलग प्रोसेसेस है, कैसे हमारे बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस चलते हैं, जैसे हमारी रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, सर्कुलेशन है, और ये सारी चीज़ों को चाहिए एनर्जी। और एनर्जी हम लोग लेते हैं फूड से, और फूड से जो एनर्जी लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के हम लोगों ने देखे थे 4 स्टेप: ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। आपकी बुक में लिंक रिएक्शन अलग से नहीं दिया है तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको आगे के लिए अच्छे से सारी चीजें समझनी है तो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी और 2 NADH2 मिले थे, उसके बाद लिंक रिएक्शन में सिर्फ 2 NADH2 मिले, उसके बाद हमारे क्रेब्स साइकिल में हमें 6 NADH2 मिले, 2 FADH2 मिले और सिर्फ 2 ATP मिले। तो ये तीनों रिएक्शन मिलके सिर्फ 4 ATP मिल रहे थे दोस्तों, और उसकी जगह पे हमें मिल रहे थे 10 NADH2, 2 FADH2। तो इनका कन्वर्जन हम लोगों को ATP में करना पड़ता है, क्योंकि करेंसी है ना, एनर्जी की जो करेंसी होती है वो कौन है हमारे लिए? ATP है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग जाते हैं तो करेंसी कौन सी है? ATP है। तो हम लोगों को NADH2 FADH2 का कन्वर्जन किस में करना पड़ता है? ATP में करना पड़ता है। तो उसके लिए एक रिएक्शन होती है, दैट इज ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, पायरुवेट बने, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आए, वहां से एसिटिल कोए बना, उसके बाद एसिटिल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ, पूरी क्रेब्स साइकिल खत्म हुई और NADH2 FADH2 जो बने वो आए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, और वहां पे उसका कन्वर्जन होके बन गए ATP। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है ना। अब हमें इस लेक्चर में थोड़ा सा अनेरोबिक रेस्पिरेशन का, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं। और फिर अलग अलग एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वाटर है, ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो भी हम लोगों को देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनेरोबिक रेस्पिरेशन से। स्टार्ट करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। तो बच्चों ध्यान देना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, तो उसको मैं बोलूंगा अनेरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलूंगा बच्चों? मैं उसे अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे बनते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बनते हैं बच्चों? बाय प्रोडक्ट बनते हैं, यानी इट इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इट इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन पूरा है क्या? नहीं है। हम लोगों ने जो एरोबिक रेस्पिरेशन देखा है, आपके बुक में वो वैसे नहीं दिया है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से बताया कि कौन सी स्टेप पे कितने CO2 बाहर निकले हैं। ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 बाहर नहीं गया था बेटा। पूरी दुनिया में एक ही बेसिक रिएक्शन है सबके लिए, एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद डिसाइड होता है कि वो रिएक्शन एरोबिक होने वाली है या अनेरोबिक होने वाली है। उसके बाद अगर लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS होता है तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर उसके बाद अगर उससे इथेनॉल बनता है, एसिड बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है, तो दैट इज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या बनते हैं बच्चों? इट इज ए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड एरोबिक इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी जब पायरुवेट टू एसिटिल कोए बना, 2 CO2 बाहर निकल गए थे, सही है। उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, 2 CO2 बाहर निकले। अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल कोए और 2 CO2 बाहर निकले, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन गए थे और 3 रिएक्शन मिलके 6 कार्बन बाहर भी निकल गए, यानी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे वैसे नहीं होता है, यहाँ पे या तो इथेनॉल बनेगा बाय प्रोडक्ट में, C2H5OH यानी 2 कार्बन बच गए, या तो एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH यानी 2 कार्बन बच गए, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा
है ना, CH3 डबल बॉन्ड O COOH, है ना, यानी कार्बन बच रहे, कार्बन बचेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसमें बाय प्रोडक्ट बनते हैं, ऑक्सीडेशन को इनकम्प्लीट बोलेंगे, इथेनॉल बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर ईस्ट में चले जाओगे दोस्तों, अगर ईस्ट में देखोगे तो इथेनॉल बनता है। ईस्ट क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बनता है उसका कन्वर्जन करता है इथेनॉल में। ये रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज का बन गया पायरुवेट, और पायरुवेट का बन गया इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। समझ में आ रहा है, ये कौन करता है, ईस्ट करता है। अगर हम लोग इसकी बात करें कुछ माइक्रोब्स की, तो वो पायरुवेट से क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। ये विटामिन्स बनाएंगे। अगर हमारे मसल सेल्स हैं, अगर हमारे मसल सेल्स हैं तो वो क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो प्लांट में भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्लांट में भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो चलो एक बार झटक से हम लोग देख लेते हैं कि आपकी बुक ने इसके बारे में क्या क्या दिया है ना। आपकी बुक ने इसके बारे में क्या क्या दिया है वो एक बार देख लेते हैं। चलो, ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था। ये देखो, ये फ्लो चार्ट आपको दिखेगा। ग्लाइकोलिसिस, दुनिया के कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा जिसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है। सबका पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है। सब में बनेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अगर ईस्ट है तो फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाएगा। अगर दूसरा माइक्रोब है तो फर्मेंटेशन करके विनेगर या विटामिन बनाएगा। अगर इरिथ्रोसाइट यानी हमारे आरबीसी, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, हमारे आरबीसी, अगर आरबीसी है या मसल सेल है तो फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाएगा, है ना। तो चलो, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बुक ने क्या क्या कहा है एक बार देख लेते हैं, है ना। एक चीज हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर हम लोगों को 11th 12th का अभी से अगर प्रैक्टिस शुरू करना है तो टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग आपको कंसेप्ट पढ़ाते ही आपकी बुक का रेफरेंस उसमें दे देते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी हम लोगों को बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर समजलं सगळं पण पुस्तक वाचलं का काहीच कळेना। बेटा का कळेना, आम्ही सांगतो तुला, पुस्तक वाच, है ना, म्हणून आम्ही तुमच्यासोबत पुस्तक वाचतोय। ओके, तो अच्छे से समझ लो बच्चों इसको, क्या बताते हैं ये लोग, है ना। सो सम ऑर्गेनिजम्स कैनॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बच्चों जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते, जैसे कि मिनी बैक्टीरिया, बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म, उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ले रहे नहीं है वो, है ना, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स। ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन ऐसे 2 ही स्टेप होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखो, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज बेटा, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और इसमें क्या होता है, बहुत कम एनर्जी मिलती है। मैंने आपको बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों को मिले थे 38 एटीपी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 2 एटीपी मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 एटीपी। तो कितना डिफरेंस है यार, 38 एटीपी कहाँ पे, 2 एटीपी कहाँ पे, इतना, है ना। सो पायरुविक एसिड जो भी प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। तो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से बनता है उसको कन्वर्ट किया जाता है कोई एसिड्स में या फिर अल्कोहल में, जैसे एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे, या फिर इथेनॉल यानी अल्कोहल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, फर्मेंटेशन। यानी क्या, ग्लाइकोलिसिस तो कंफर्म है,
ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस के आगे पायरुवेट का होगा फर्मेंटेशन, पायरुवेट का होगा फर्मेंटेशन। जैसे उधर हम लोगों ने लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस देखा है, वैसे यहाँ पे हम लोग उसको एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। फरवोस, फरवोस का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन वर्ड कहाँ से आया बच्चों? फरवोस, यानी अगर हम लोग, आप अगर घर पे देखते हो, जैसे इडली है, कल अगर इडली बनानी है तो हमारी मम्मी क्या करती है, आज ही उसको मतलब किसी बर्तन में, है ना, किसी डिब्बे में वो जो सारा डो है ना, पूरा आटा बना के उसको पैक करके रख देती है। कल सुबह जब आप उसको खोलोगे ना तो वहां से ऐसे बबल्स दिखेंगे, आपको बबल्स दिखेंगे, तो फरवोज फॉर्मिंग, फरवोज फॉर्मिंग, इसलिए उसका नाम क्या गिर गया? फर्मेंटेशन। क्या गिर गया? फर्मेंटेशन। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। कुछ हायर प्लांट एनिमल, है ना, एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा है क्या सिर्फ बैक्टीरिया ही करते हैं? नहीं, कुछ प्लांट भी करते हैं अनेरोबिक रेस्पिरेशन, हम भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो एरोबिक है वो भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। Instead of aerobic respiration, if there is depletion in oxygen level in the surrounding, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लास्ट टाइम पे भी दिया था कि अगर मैं बहुत दौड़ रहा हूँ तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। मैं बहुत टाइम से अगर दौड़ रहा हूँ तो मेरे बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी और मेरे बॉडी का ऑक्सीजन जो आ रहा है वो घट जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होगा तो मेरे मसल्स क्या सोचेंगे, चलो यार ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो अनेरोबिक कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में, यानी डिप्लीशन कंडीशन में क्या होता है, हम लोग अनेरोबिकली रेस्पायर करते हैं। हम लोग, इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी नहीं करती बच्चों, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल और मसल्स के पास ही है। नहीं तो आप बोलोगे सर मग नाक बंद केलं तरी पण आम्ही जगायला पाहिजे, नाही जगणार भाऊ। सगळी बॉडी करू शकते का? तसं नाही, सिर्फ क्या करते हैं, हमारे मसल्स करते हैं, है ना। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीड परफॉर्म अनेरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे है हम लोग बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं तो सीड्स उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फिर भी जर्मिनेट होती है, यानी उस टाइम पे वो क्या करती है, अनेरोबिक रेस्पिरेशन। Our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing exercise। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प क्यों आते हैं भैया? क्रैम्प क्यों आते हैं? क्योंकि मेरे बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, मिलने वाला ऑक्सीजन कम था, तो मेरे मसल्स ने एरोबिक रेस्पिरेशन को छोड़ के अनेरोबिक रेस्पिरेशन किया। अनेरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड मेरी मसल्स में जमा हुआ और एसिड जमा होने के कारण वहां के प्रोटीन काम नहीं करेंगे, इसलिए क्रैम्प आते हैं। ओके, सो ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। चलो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, देखो क्या, विच टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, एरोबिक करता है, बताया। विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? भैया माइटोकॉन्ड्रिया लगेगा। कौन लगेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब देखो यार, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से कैसे एनर्जी मिलती है, लिपिड से कैसे मिलती है, प्रोटीन से कैसे मिलती है, ये तो देख लिया। थोड़े अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो काम करते हैं। तो प्रोटीन में, प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। तो थोड़ा उनका रोल देख लेते हैं, ये डायग्राम को देख लो, है ना। चलो, अमाइनो एसिड अगर मेरे पास है तो अमाइनो एसिड से क्या क्या बनते हैं देखो। अमाइनो एसिड से बनेंगे स्किन में मेलानिन एंड केराटिन, ये सब प्रोटीन है, सब प्रोटीन है। बोन में बनेगा ओसीन, बोन में बनेगा ओसीन। सेल्स में बनेंगे वेरियस प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम। पैनक्रियाज में बनेंगे इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड में बनेंगे हार्मोन। मसल्स में बनेंगे एक्टिन, मायोसिन। ब्लड में बनेंगे हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी।
समझ में आ रहा है? तो स्किन में क्या होता है? मेलानिन, केराटिन। स्किन में क्या होता है? मेलानिन, केराटिन। बोन में होता ओसिन। स्किन में होता मेलानिन, केराटिन। बोन में होता ओसिन। ओके। ब्लड में हीमो एंटीबॉडी, ब्लड में हीमो एंटीबॉडी। मसल्स में एक्टिन, मायोसिन। गाना समझ में आ रहा है? स्किन में होता मेलानिन, केराटिन। बोन में है ओसिन। ब्लड में हीमो एंटीबॉडी। मसल में एक्टिन, मायोसिन। मसल में एक्टिन, मायोसिन, है ना? पिट्यूटरी में क्या है? हार्मोन्स है। पैंक्रियाज में क्या है? इंसुलिन, ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज में क्या है? इंसुलिन, ट्रिप्सिन। समझ में आ रहा है? तो गाना कैसे बन रहा है? स्किन में होता मेलानिन, केराटिन। बोन में होता ओसिन। ब्लड में हीमो एंटीबॉडी। मसल में एक्टिन, मायोसिन। पिट्यूटरी में हार्मोन। पैंक्रियाज में इंसुलिन, ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज में इंसुलिन, ट्रिप्सिन। अच्छे से याद रखना बच्चों, अच्छे से याद रखना। और सेल में तो बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम होते हैं यार, जो हम लोगों को हेल्प करते हैं। मैंने तो आपको इस लेक्चर सीरीज के पहले ही लेक्चर में बोला है, विदाउट प्रोटीन हमारे लिविंग वर्ल्ड में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? प्रोटीन है। अगर लिविंग वर्ल्ड के पिक्चर का हीरो कौन है तो वो प्रोटीन है। कौन है वो? प्रोटीन है। तो अच्छे से याद रखो, अमाइनो एसिड स्किन में होता मेलानिन, केराटिन। बोन में होता ओसिन। ब्लड में हीमो एंटीबॉडी। मसल में एक्टिन, मायोसिन। पिट्यूटरी में हार्मोन। पैंक्रियाज में इंसुलिन, ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज में इंसुलिन, ट्रिप्सिन। चलो एक बार इसके ऊपर क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। So excess of the carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen, in the form of glycogen. Okay, so what is the source of protein? What are they made up of? चलो भाई, आपको क्या बोला है कि कार्बोहाइड्रेट जो मैं ज्यादा खाना खा रहा हूँ वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं बच्चों? कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं वो? लीवर एंड मसल्स में। कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं वो? लीवर एंड मसल्स में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। भैया ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना? मतलब हम लोग जो छोटे 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 दाने खाते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में उनको ब्रेक डाउन करके उसके मोनोमर बनाते हैं और लीवर और उधर जाके वो स्टोर होते हैं। कौन सी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। अगर ज्यादा नहीं खाओगे, काम की इतना खाओगे तो बराबर रहोगे। ज्यादा खाओगे तो वो रिजल्ट होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, रिजल्ट होगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब देखो प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना भाई, वो होते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड। जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, नौवां आया, 10वां आया। तो ऐसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म a chain. Number of amino acids comes together to form a chain. इस चेन को बोलते हैं बच्चों पॉलीपेप्टाइड। चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड और इसी को बोलते हैं प्रोटीन। जब इसका मॉडिफिकेशन हो जाए ना यार, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। सो प्रोटीन्स आर द मैक्रो, बड़े मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग बाय टुगेदर अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कम्स टुगेदर, है ना? सो एनिमल ओरिजिन के जो प्रोटीन होते हैं उनको बोलना बच्चों फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या बोलोगे उनको? फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलेंगे, है ना? हम लोग नॉर्मली 4 किलो कैलोरी एनर्जी लेते हैं पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको किसी ने पूछा भैया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर किसी ने पूछा ना सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो बच्चों हमेशा याद रखना लिपिड देता है। कौन देता है? लिपिड देता है। अगर आपको किसी ने पूछा प्राइमरी कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ज्यादा कौन देता है? लिपिड देता है। ये फर्क याद रखो। हाँ, हम लोग लिपिड से शुरू में एनर्जी नहीं लेती, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा दे सकता है। ये डिफरेंस याद रखना। प्रोटीन बहुत कम एनर्जी देता है, दैट इज 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट देता है उतना ही देता है।
सो अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हमें ये अमाइनो एसिड कहाँ से मिलते हैं? हम लोग जो खाना खाएंगे, प्लांट मटेरियल खाएंगे, उनके प्रोटीन होंगे। अब उनके प्रोटीन तो उनके काम के, हमारे कुछ काम के नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोटीन को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर वो अमाइनो एसिड हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड में आता है, ब्लड से सारे सेल को मिलता है, और फिर सेल क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से प्रोटीन बनाएंगे वो अमाइनो एसिड यूज करके। यानी प्लांट के पास भी प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने, हमारे पास भी उसी से बने, लेकिन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अलग है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अलग है। तो हम लोगों को अमाइनो एसिड कहाँ से मिलते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से। दोज अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। तो वो जैसे मैंने बोला, मैंने खाना खाया, इंटेस्टाइन में गया, उसके अमाइनो एसिड बन गए, ब्लड में आ गए, ब्लड ने पूरे बॉडी को दिया। And from these amino acid organ and cells produce various protein necessary for themselves। यानी मेरी हार्ट की सेल उसको चाहिए वो प्रोटीन बनाएगी, किडनी की सेल उसको चाहिए वो प्रोटीन बनाएगी, लीवर की सेल उसको चाहिए वो प्रोटीन बनाएगी, एंड द होल बॉडी। सो दोज एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो चलो भाई ये एग्जांपल दे दिया उन्होंने, है ना। स्किन में होता मेलानिन केराटिन, स्किन में होता मेलानिन केराटिन, बोन में होता ओसिन, ब्लड में हीमो एंटी, मसल में एक्टिन मायोसिन, पिट्यूटरी में हार्मोन, पैंक्रियाज में इंसुलिन ट्रिप्सिन, पैंक्रियाज में इंसुलिन ट्रिप्सिन। खत्म बात। ये चलो ऑलवेज रिमेंबर क्या बोल रहे हैं, ये एक बार देख लो क्या बोल रहे हैं, याद रखो बच्चों। अमाइनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। प्रोटीन के अमाइनो एसिड कभी स्टोर नहीं होंगे, वो हमेशा एक्सक्रीट होंगे। तो प्रोटीन कितना भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाएंगे जो भी एक्स्ट्रा होंगे। दे आर ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो अमोनिया के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सक्रीट करते हैं, यानी अमोनिया के फॉर्म में, एग्जैक्ट अमोनिया मत सोचो, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं हम लोग उसको, क्योंकि फिश वगैरह जो होते हैं ना वो अमोनिया सिक्रेट करते हैं। हम लोग जो है ना मैमल्स, हम लोग यूरिया करते हैं, और रेप्टाइल्स जो है ना वो मतलब यूरिएट्स करते हैं ना। सो यूरिक एसिड तो हम लोग यूरिया बाहर फेंकते हैं। फिश के पास बहुत पानी होता है तो अमोनिया बहुत टॉक्सिक है तो उसको पानी के साथ छोड़ देते हैं, हम लोग यूरिया छोड़ देते हैं, ओके। और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड्स छोड़ते हैं। तो चलो कोई भी हो, जितने भी अमाइनो एसिड हमारे पास आएंगे एक्स्ट्रा हो गए तो हम लोग उसको फेंक देंगे। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज बना के रखेंगे। प्लांट जो होता है ना, प्लांट प्रोड्यूस नेसेसरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स। किससे बनाएंगे? मिनरल्स। उसको बोला है डिनो। क्या बोला है? डिनो। डिनो का मतलब क्या होता है मालूम है क्या बच्चों? डिनो का मतलब होता है एक एक चीज जोड़ के बनाया, है ना। हमारे प्रोटीन कैसे बने? मैंने खाना खाया, अमाइनो एसिड लिए, वो अमाइनो एसिड को जोड़ दिया। प्लांट कैसे बनाते हैं? कार्बन लेंगे, उसको हाइड्रोजन जोड़ेंगे, उसको साइड चेन जोड़ेंगे, उसको अमाइनो ग्रुप जोड़ेंगे, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ेंगे, तब बनेगा अमाइनो एसिड। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक एक चीज यानी पूरा नया बनाया, उसको बोलते हैं डिनो। क्या बोलते हैं? डिनो। हम लोगों ने क्या किया? अमाइनो एसिड ऑलरेडी है, बस उसको जोड़ा, असेंबल किया, शॉर्टकट। तो हमारे पास कौन सा होता है? साल्वेज। हमारे पास कौन सा होता है? साल्वेज। सो एंड देयरबाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। एंड एंजाइम रूबिस्को, ये एंजाइम को नाम याद रखो, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो दुनिया का सबसे एबंडेंट प्रोटीन है। रूबिस्को कौन है मालूम है? रूबिस्को का फुल फॉर्म मालूम है? रूबिस्को का फुल फॉर्म इधर लिख देता हूं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, बड़ा काम का है भाई ये, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज, ऐसे इसका नाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन है तो वो ये है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। क्यों सबसे ज्यादा है?
क्योंकि इसके सिवा दुनिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इसके सिवा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो सारे प्लांट जो फूड बनाते हैं बच्चों, वो इस एंजाइम की मदद से बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को। सो एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर। दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में रहने वाला वो प्रोटीन है। थोड़ा लिपिड के बारे में देख लो, क्या दिया है आपको, द सब्सटेंस इज फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। किससे बना है बच्चों वो, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, है ना। ऐसे ग्लिसरॉल होता है, COH 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 H2, ये ऐसा ग्लिसरॉल बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे फैटी एसिड चेन आके बाइंड होता है, ऐसे फैटी एसिड का चेन बाइंड होता है। तो फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड दोनों को मिलके क्या बन गया है दोस्तों, लिपिड बन गए। क्या बन गए हैं, लिपिड बन गए। किससे बने हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बने हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब हम लोगों को उसको डाइजेस्ट करना है, तोड़ेंगे तो इसी में तोड़ेंगे, फैटी एसिड को अलग कर दो, अल्कोहल को अलग कर दो। जो फैटी एसिड बने हैं, है ना, उससे डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्व्स। हम लोग उस फैटी एसिड से क्या बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन बनाएगा, सेल की मेम्ब्रेन बनाएगा, है ना। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसी को हम लोग। उसके आगे फैटी एसिड हम लोगों को हार्मोन बनाने में काम आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। ये सारे हार्मोन किसकी मदद से बनते हैं, फैटी एसिड्स की मदद से बनते हैं। और अगर एनर्जी मिली भैया तो कितनी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहा था, 4। प्रोटीन कितना दे रहा था, 4। ये कितना दे रहा है, 9। तो इसको अच्छे से याद रखो। अगर लिपिड ज्यादा हो गया ना बच्चों, एडिपोज, ढेरी एडिपोज टिश्यू मध्ये जमा होतं, ते कुठे जमा होतं, एडिपोज टिश्यू मध्ये होतं। अब आ रहे हैं विटामिन्स। कौन है अभी, विटामिन्स है। देखो विटामिन्स के बारे में क्या क्या दिया है। ये हेट्रोजीनस कंपाउंड है। हेट्रोजीनस मतलब क्या, बहुत अलग अलग बने हुए हैं। अब दुनिया के सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने, दुनिया के सारे लिपिड फैटी एसिड और अल्कोहल से बने, दुनिया के सारे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से बने, लेकिन विटामिन का ऐसा कोई नहीं। ओके, सो इच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। यानी अगर विटामिन मेरे पास नहीं है तो मेरे पास काम नहीं होते हैं। कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं। कितने, 6 टाइप के हैं, है ना। ADEKBC, ADEKBC क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों इसको फैट सोल्यूबल बोल दो और B और C को वाटर सोल्यूबल बोल दो, B और C को वाटर सोल्यूबल बोल दो। AD के फैट, AD के फैट, AD के फैट, AD के फैट, BC वाटर, है ना, BCA, BC वाटर, है ना, BCW वाटर। So we have seen FADH2 होते हैं, NADH2 होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। हम लोगों ने इनके नाम सुने हैं, FADH2 एंड NADH2। ये भी किससे बने हैं, विटामिन से ही बने हैं बच्चों। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, इसको याद रखना बच्चा, इसको याद रखना, ये आपको याद ही रखना पड़ता है ना। यानी FADH2 को बनाना है तो राइबोफ्लेविन चाहिए और NADH2, अरे फुल फॉर्म ही वही बताया था ना यार, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब फ्लेविन चाहिए, तो कौन सा था वो, राइबोफ्लेविन था। निकोटिनामाइड कौन सा है, विटामिन B3 है। ओके, अब लास्ट है आपका वाटर। अब लास्ट कौन है, वाटर। वाटर कितना होता है सेल में, वाटर कितना होता है सेल में, हमारे बॉडी में इतना है, सेल में इतना है और ब्लड की प्लाज्मा में इतना है। फंक्शन क्या है उसका, है ना।
बहुत इसेंशियल है ना। अब क्यों इसेंशियल है बच्चों? वाटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट शॉक। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसको कौन रोकता है? वाटर रोकता है। सारी रिएक्शन के लिए बेस कौन है? वाटर है। सारी रिएक्शन के लिए बेस कौन है? वाटर है। तो इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सेल में पानी अगर नहीं रहेगा तो कोई रिएक्शन काम नहीं करेगा, है ना। और उसके बाद हमें और कोई चीज़, कुछ चीज़ें चाहिए, फाइबर्स, है ना। तो फाइबर्स जो होते हैं वो किस लिए चाहिए? हेल्प इन द डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम में रखने के लिए कौन चाहिए? फाइबर। कौन चाहिए? फाइबर। और कहाँ से मिलते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड सीरियल। अरे वो तो खाती पता चलेगा, ऐसे दोरे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, फाइबर्स है, फाइबर्स है उसमें। क्या है? फाइबर्स है। ओके, तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने अनेरोबिक रेस्पिरेशन और जो भी बाकी के चीजें थी वो देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट सेल डिवीजन। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।